Hello everyone, it's Parth again and I welcome you all to the next lecture of our series of modern history. ये इस सीरीज़ का 5th लेक्चर है एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट चैप्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. राइट, ये कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें सबसे पहला कॉज हमने पढ़ा था औरंगज़ेब की फेलियर इन एडमिनिस्ट्रेशन. राइट, कि क्या क्या उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर उसके क्या क्या फेलियर्स थे, क्या क्या वीकनेसेस थी, वो सब हमने डिस्कस किया था. इस हेडिंग के अंदर हमने कुछ सब हेडिंग्स देखे थे, मेजरली 3. सबसे पहले हमने बात करी थी उसकी मराठा पॉलिसी की. मैंने आपको डिटेल में बताया किस तरह से हिज एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को वो निगलेक्ट कर देता है. नॉर्थ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन डिसरप्ट हो जाता है, प्रेस्टीज ऑफ द एम्पायर सफर्स, फिर लोकल ऑफिशियल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं. सेकेंड में हमने डिस्कस किया था उसकी राजपूत पॉलिसीज़. उसने एक सप्रेशन की पॉलिसी अपनाई थी राजपूत के अगेंस्ट अनलाइक अकबर, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अपर क्लास हिंदूज़ और अपर क्लास मुस्लिम्स के बीच में जो गैप होता है वो वाइडन होना शुरू हो जाता है. थर्ड पे हमने देखा था पेजेंट अपराइजिंग्स की बात करी थी. राइट, स्टेट जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर देता है पेजेंट्री को, जिसकी वजह से जो पेजेंट्स होते हैं वो अपराइजिंग कर देते हैं एट द नर्व सेंटर दिल्ली, जिसमें हमने 3 के बारे में बात करी थी, सतनामीज, जाट्स एंड सिख्स. ठीक है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की बात हो गई औरंगज़ेब के बारे में. सेकेंड पॉइंट जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज औरंगज़ेब्स रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी. राइट, जो औरंगज़ेब था उसकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी क्या थी, यानी उसकी कैसी नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से इवेंचुअली एम्पायर को सफ़र करना पड़ता है. नाउ वी नो दैट हिस्ट्री इज़ वेरी सब्जेक्टिव. हमको पता है कि हिस्ट्री बहुत सब्जेक्टिव होती है और हिस्टोरियंस के जो ओपिनियंस हैं वो इस टॉपिक को लेके, खासकर औरंगज़ेब की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को लेके, वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं. बट मैं यहाँ पे एक पॉपुलर ओपिनियन ले रहा हूँ जो एक मास ओपिनियन है, जनरल ओपिनियन है. राइट, कि औरंगज़ेब की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से जो फाउंडेशंस होते हैं मुग़ल एम्पायर के वो वीक होना शुरू हो जाते हैं. हम अगर बात करें मुग़ल स्टेट की इन द टाइम ऑफ अकबर, जहांगीर एंड शाहजहाँ. राइट, मैंने आपको बताया था कि पहले ही मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है और ओपिनियनाइज्ड है. कि अगर हम अकबर, जहांगीर या शाहजहाँ की बात करें इन जनरल, इनके स्टेट में या इनके टाइम में जो मुग़ल स्टेट था वो कंसिडर किया जाता है एक सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट इस वजह से, कुछ रीजंस की वजह से, सबसे पहले जो इनका मोटिवेशन था काम करने का वो रिलीजियस नहीं था, इट वॉज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. इनके सारे के सारे काम करने के तरीके या फिर जो सोशल स्फेयर था उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोटिव से ये काम करते थे इंस्टेड ऑफ रिलीजियस मोटिवेशंस. ठीक है, और दूसरा ये कि इस टाइम पे हम देखते हैं कि यूजुअली जो मुग़ल स्टेट था उसमें जो हाईएस्ट नोबल्स थे जिनकी पोजीशन बहुत टॉप पे थी, राइट, जो कोर्टियर्स थे वो सब हिंदूज़ के साथ साथ मुस्लिम्स, यानी कि दोनों थे, मुस्लिम्स और हिंदूज़ दोनों थे. बट यही चीज़ अगर हम औरंगज़ेब से कंपेयर करें तो ऐसा नहीं था. औरंगज़ेब के टाइम पे अगर हम देखें जितने भी सारा कोर्टियर्स थे या नोबल्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर मुस्लिम्स. इससे हमको पता लगता है कि उसकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के बारे में, कि उसने जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी बस मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर रखी थी और हिंदूज़ को ओपन नहीं कर रखा था वहाँ पहुँचने के लिए. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट दैट मुगल स्टेट इन जनरल इन द रेन ऑफ अकबर, जहांगीर एंड शाहजहाँ वॉज अ सेक्युलर स्टेट, ऑल्दो इट्स वेरी डिबेटेबल. ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि पास्ट में औरंगज़ेब से पहले जो स्टेबिलिटी थी मुग़ल एम्पायर की, द स्टेबिलिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर, वो बेस थी कुछ लिमिटेड 4 फैक्टर्स के ऊपर. अगर हम रिलीजियस स्फेयर में बात करें तो, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस स्फेयर, तो मुग़ल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी थी औरंगज़ेब से पहले वो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी. सबसे पहला, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. ठीक है, रिलीजियस बिलीव्स के अंदर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अपनाई जाती थी कि मुस्लिम्स हिंदूज़ के जो रिलीजियस बिलीव्स थे उनके अंदर इंटरफेयर नहीं करते थे एंड वाइस वर्सा, हिंदूज़ भी इंटरफेयर नहीं करते थे. नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती थी दोनों रिलीजियस बिलीव्स के अंदर. दूसरा क्या था, दैट देयर वर फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम अपर कास्ट. अपर कास्ट हिंदूज़ और अपर कास्ट मुस्लिम्स में जो एजुकेटेड या इंटेलिजेंशिया क्लास थी उनके बीच में ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे और फ्रेंडली रिलेशंस थे. तीसरा ये दैट द हाईएस्ट ऑफिसेस वर बिलोंगिंग टू पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स. ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी या हाईएस्ट ऑफिसेस थे इस टाइम पे वो हिंदूज़ भी होल्ड करते थे और मुस्लिम्स भी इक्वली होल्ड करते थे इस टाइम पे. तो इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को लेके. ठीक है,
और रिलीजन के बेस पे भी नहीं किया जाता और रीजन के बेस पे भी नहीं किया जाता था। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट ये था कि जो मुगल और राजपूत की अलायंस थी, राजपूत मुगल अलायंस, वो एक विजिबल मैनिफेस्टेशन थी इस पॉलिसी की, कि राजपूत मुगल अलायंस जो हम देखते हैं अकबर के साथ, अकबर के टाइम पे राजपूत के बहुत अच्छे रिलेशन थे मुगल्स के साथ, वो एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है जो हमको शो करती है, डिपिक्ट करती है किस तरह से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बहुत फ्रेंडली रिलेशंस थे। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर जो थी वो किस पे बेस्ड थी इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस फेयर। सबसे पहले पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, दूसरा अपर क्लास हिंदूज और अपर क्लास मुस्लिम्स के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस, तीसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों होल्ड कर रहे थे, और चौथा ये कि राजपूत और मुगल्स के बीच में अच्छे रिलेशंस हमको दिखाते हैं कि मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में अच्छे रिलेशंस थे इस टाइम के अंदर। ठीक है, बट अब ये सब हमने बात करी प्री औरंगजेब एरा की। ये जो मैं बात कर रहा था सेक्युलर स्टेट और स्टेबिलिटी, प्री औरंगजेब एरा की। जब औरंगजेब आया तो उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से उसकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी शो होती है और जिसने हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो गैप था उसको वाइडन कर दिया। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, ही इम्पोज्ड जिजिया। ठीक है, जिजिया जो टैक्स था वो उसने इम्पोज कर दिया हिंदूज के ऊपर, जिसकी वजह से हिंदूज जो थे वो एलियनेटेड फील करना शुरू कर दिया उन्होंने। दूसरा ये था डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स इन द नॉर्थ। ठीक है, हमको बहुत एविडेंस मिलता है कि उसने हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया नॉर्थ के अंदर। और तीसरा ये था उसने कई सारे अदर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे हिंदूज़ के ऊपर, जैसे पिलग्रिम टैक्स हमको देखने को मिलता है या कुछ और ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हिंदूज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ऊपर आपको इसका एग्जांपल एक और बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स होल्ड कर रहे थे और हिंदूज़ वर बार्ड फ्रॉम दीज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। उनको ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता था हिंदूज़ को कि वो टॉप की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड करें औरंगज़ेब के टाइम में। ठीक है, इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, यानी कि औरंगज़ेब ने जो ये पॉलिसीज़ अपनाई, रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्सिकल पॉलिसीज़ अपनाई हिंदूज़ के अगेंस्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस ये था, सबसे पहले तो हिंदूज़ जो थे वो एलियनेटेड फील करना शुरू कर दिया। पहली बार उनको ऐसा लगना शुरू हो गया कि मुगल एम्पायर के अंदर हम अलग हैं और मुस्लिम्स अलग हैं, उनको एक एलियनेटेड फीलिंग आनी शुरू हो गई। दूसरा ये था मुगल सोसाइटी जो थी वो स्प्लिट अप होना शुरू हो गई, लोअर लेवल पे भी और टॉप लेवल पे भी, अपर क्लासेस में भी और लोअर क्लासेस में भी। स्पेशली इन द अपर क्लासेस जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे वो डिवाइड करना शुरू हो गए, स्प्लिट अप होना शुरू हो गए मुगल सोसाइटी में। तीसरा ये था इसने वाइडन कर दिया और गैप हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक, हम ये नहीं कह सकते कि कम्युनलिज्म स्टार्ट हो गया, बट फिर भी एक गैप जो वाइडन होना शुरू हो गया, एक रिलीजियस आइडेंटिटी इंसान की जो थी वो उन्होंने डिपिक्ट करना शुरू कर दिया कि अगर हम हिंदूज़ हैं या फिर अगर हम मुस्लिम्स हैं तो हमारी अलग अलग रिलीजियस आइडेंटिटी है। इस रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे वो अपने सेक्युलर इंटरेस्ट भी डिवाइड करते थे कि अगर मैं हिंदू या मैं मुस्लिम हूँ तो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी अलग अलग है, R1 और R2, और इस रिलीजियस आइडेंटिटी अलग होने की वजह से हमारी सेक्युलर इंटरेस्ट भी डिफर करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे वाइडन होना शुरू हो गया गैप हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। अब हम ये कह सकते हैं ये जो रोल था औरंगज़ेब की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी का जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ये बहुत ही डिबेटेबल है और इसको ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। दिस फैक्टर ऑफ औरंगज़ेब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी शुड नॉट बी ओवर स्ट्रेस्ड, इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। क्यों? कुछ रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीज़न ये कि औरंगज़ेब ने ये जो पॉलिसी अपनाई थी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सिकल पॉलिसीज जो अपनाई थी हिंदूज़ के अगेंस्ट, वो उसने लेटर रेन में अपनाई थी अपनी, यानी कि उसने शुरुआत में ऐसा काम करना नहीं शुरू किया था, बहुत बाद में इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज रेन ही स्टार्टेड दीज टाइप्स ऑफ पॉलिसी, जैसे जिजिया लगाना या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदूज टेम्पल्स, ये सब। दूसरा इसका रीज़न ये था कि जो औरंगज़ेब के सक्सेसर्स थे, राइट, जो आने वाले और लेटर मुगल्स थे, उन्होंने जल्दी से ही इन सारी पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दिया। तो ये जो ऑर्थोडॉक्सिकल पॉलिसीज़ थी, जो हिंदू के खिलाफ सारी पॉलिसीज़ थी, ये सब औरंगज़ेब के टाइम पे ही रिस्ट्रिक्ट हो गई, और वो भी उसके भी बाद वाले टाइम में। एक बार औरंगज़ेब चला गया, उसके बाद बहादुर शाह आता है, जुल्फ़िकार खां आता है या सईद ब्रदर्स होते हैं, वो सब जल्दी से इन सारी नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ को रिवर्स कर देते हैं। तो इस वजह से ये रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सिकल जो फैक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं ऑर्थोडॉक्स का, औरंगज़ेब का, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, इसको हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं कि इसके जाने के बाद जो फ्रेंडली रिलेशंस थे राजपूत के साथ भी और मराठास के साथ भी, वो दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश करी, एंड दे वर पार्शियली सक्सेसफुल टू।
कि औरंगज़ेब के जाने के बाद जो हम देख रहे हैं कि औरंगज़ेब के टाइम पर राजपूत और मराठास जो थे, जो हिंदूज थे प्रीडोमिनेंटली, उनके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे औरंगज़ेब के टाइम पे। बट एक बार औरंगज़ेब चला गया तो लेटर मुगल्स ने पूरी कोशिश करी कि हम राजपूत के साथ और मराठास के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की कोशिश करें। तो ये एक और चीज़ डिपेंड करती है कि किस तरह से रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी औरंगज़ेब की एक बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस फैक्टर नहीं कंसिडर करना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले हमको एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिससे हम आगे कंटिन्यू कर सकें। वो ये है कि अभी तक हम बात कर रहे हैं डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर की, तो हम उन सब डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो मुग़ल एम्पायर में। बट क्या ऐसा है कि ये सारे डिफेक्ट्स जो हैं आर द एक्सक्लूसिव जस्ट टू द मुग़ल रेजिम, या जब बस मुग़ल एम्पायर्स या एम्परर्स जो हैं उनके अंदर ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इसके टाइम पे और जितने सारे रूलर्स जो हैं, चाहे मराठास हैं या राजपूत्स हैं या सिख्स हैं या जाट्स हैं या बुंदेलाज हैं, या उसके अलावा कितने भी और रूलर्स जो इस टाइम पे साइमल्टेनियसली रूल कर रहे हैं, क्या उनके अंदर ये वाले डिफेक्ट्स नहीं हैं? तो आंसर है नहीं। All the other simultaneous contemporary rulers या regimes also suffered from the same problems जिनसे मुग़ल एम्पायर सफ़र कर रहा था। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की, या अगर हम बात कर रहे हैं किसी और प्रॉब्लम की, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं वॉर ऑफ सक्सेशन, कि अगर कोई राजा मर रहा है तो उसके बाद सिविल वॉर छिड़ जाती है एम्पायर के अंदर। ये बस मराठास के साथ, ये बस मुगल्स के साथ नहीं हो रहा था, ये और सब एम्पायर्स के साथ भी हो रहा था। कोई भी और प्रॉब्लम हमने नोबिलिटी डिटीरिएट कर रही है अगर मुगल्स की, तो ऐसा नहीं कि बस मुगल नोबल्स जो हैं वही ख़राब हो रहे हैं, नहीं। इस टाइम पे जो सेल्फिश नेचर बढ़ रहा है वो और सब एम्पायर्स के सब नोबल्स का बढ़ रहा है। कहने का मतलब है इस चैप्टर में हमने जितने भी डिफेक्ट्स पढ़े हैं अभी तक कि मुग़ल एम्पायर में ये प्रॉब्लम है, ये सारी गलतियाँ, ये वीकनेसेस हैं, वो सारी वीकनेसेस बस मुग़ल एम्पायर तक एक्सक्लूसिव नहीं है। वो सारी वीकनेसेस से सफ़र कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी और सारे इंडियन रूलर्स या रेजिम्स भी। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की, तो ये वाली बात समझ लीजिए कि सबसे पहले मुग़ल नोबिलिटी जो थी, बस अकेली नोबिलिटी नहीं थी जो करप्ट थी, उसके अलावा जितने भी और नोबल्स थे या एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो और रेजिम्स के अंदर थे, या मराठास के अंदर या राजपूत के अंदर, फॉर एग्जांपल हम बात करें राजपूत राजास की या फिर मराठा सरदार्स की, वो भी इक्वली करप्ट थे। उनके लिए भी अपनी रिलीजियस सॉलिडारिटी मेंटेन करना ज़रूरी नहीं था। जब भी बात आती थी पैसे की या फिर इकोनॉमी की या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होल्ड करने की, तो वो भी इक्वली ऑप्रेस करना शुरू कर देते थे पेजेंट क्लास को, और रूथलेस होते थे फाइट करने में, लड़ाई लड़ने में। ठीक है, तो बस ये कहना कि मुग़ल नोबिलिटी डिटीरिएट कर रही है इस टाइम पे, ये गलत है। वो सारी वीकनेसेस और सारे नोबल्स के अंदर और सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर भी थी जो मुग़ल नोबल्स में थी। राजपूत हों चाहे मराठा हों, जाट, सिख, ये सारे रूलर्स दे वर इक्वली ग्रीडी एंड करप्ट। ये सारे जो रूलर्स थे ये इक्वली ग्रीडी थे, करप्ट थे, एंड दे वर मूव्ड बाय पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मोटिव्स। ठीक है, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं किसको ऑप्रेस कर रहा हूँ। अगर उनके रीजन, फॉर एग्जांपल अगर हम मुगल्स की बात कर रहे हैं, तो ना तो मुगल्स देखते थे कि मैं हिंदूज़ को ऑप्रेस कर रहा हूँ या मुस्लिम्स को ऑप्रेस कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर कोई राजपूत या हिंदू रूलर है तो उसके रेन के अंदर अगर कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है, कोई भी है, तो वो भी इक्वली ऑप्रेस करता था इस पेजेंट को। वो ये नहीं देखते थे कि किसको मैं ऑप्रेस कर रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो सबके साथ सेम ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, तो उनके लिए रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था जितना उनके लिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड करना था। ठीक है, फॉर देम पावर एंड प्लंडर वर मोर इम्पॉर्टेंट देन देयर रिलीजियस सॉलिडारिटी, ये कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि इस टाइम पे नीदर हिंदूज नॉर मुस्लिम्स फॉर्म्ड अ होमोजीनियस क्लास। यानी कि ये कहना कि मुस्लिम्स बिल्कुल अलग थे और हिंदूज बिल्कुल अलग थे, ये गलत है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये हमारे हिंदूज़ हैं, ये सारे हिंदूज़ हैं और ये मुस्लिम्स हैं, ठीक है, और हम कहेंगे कि ये जो एरिया है, यानी कि ये जो बॉक्स है, ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेक्ट कर रहा है अपर क्लास हिंदूज़ को। ठीक है, ये अपर क्लास है। सिमिलरली ये है अपर क्लास मुस्लिम्स, ये मेरे होगा लोअर क्लास हिंदूज़ और ये मेरे हो गए लोअर क्लास मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये कहना कि ये जो कंप्लीट कम्युनिटी है अपर क्लास हिंदूज़ और अपर क्लास लोअर क्लास हिंदूज़ की, ये बिल्कुल अलग है इस कम्युनिटी से, अपर क्लास मुस्लिम्स और लोअर क्लास मुस्लिम्स से, ये गलत है। क्योंकि जो डिवाइडिंग लाइन थी, राइट, इस टाइम पे जो डिवाइड करी थी लोगों को, वो ये नहीं थी, रिलीजियस लाइन नहीं थी, वो थी ये वाली लाइन। इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर ये ज़्यादा डिवाइड थे। कहने का मतलब ये है कि अपर क्लास हिंदूज़ और अपर क्लास मुस्लिम्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सिमिलर थी।
सिमिलरली लोअर क्लास हिंदूज और लोअर क्लास मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे एक दूसरे से। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम ये बोलें कि अपर क्लास हिंदूज और लोअर क्लास हिंदूज की लाइफ सेम थी, तो ये नहीं था। सिमिलरली अपर क्लास मुस्लिम्स और लोअर क्लास मुस्लिम्स की लाइफ इतनी सेम नहीं थी जितनी इनकी आपस में थी। आपको समझ आया मैं क्या आप समझा रहा हूँ कि अपर क्लास हिंदूज जो थे और लोअर क्लास हिंदूज जो थे ये आपस में इतना रिलेट नहीं करते थे जितना ये आपस में करते थे, अपर क्लास हिंदूज और अपर क्लास मुस्लिम्स जो थे। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक बेसिस पे उनमें डिवीजन ज़्यादा था कि ये एक होमोजीनियस कम्युनिटी थी और ये एक दूसरी कम्युनिटी थी। लोअर क्लास में चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अपर क्लास में कोई भी हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, तो उनके अंदर आपस में ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस थे या फिर ज़्यादा कॉमन इंटरेस्ट थे। ठीक है, तो इन बेसिस पे वो आपस में डिवाइडेड थे इंस्टेड ऑफ ऑन रिलीजियस लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यही वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई, दैट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम नोबल्स और ज़मींदार और चीफ्स दे रूथलेसली ओप्रेस्ड कॉमन पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। चाहे कोई भी ज़मींदार हो, नोबल हो या कोई भी और चीफ हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो ये नहीं देखता था कि मैं किसको ऑप्रेस कर रहा हूँ। कॉमन पीपल को या पेजेंट्री को या आर्टिसंस को, हैंडीक्राफ्ट्समैन को वो इक्वली ऑप्रेस करते थे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कि किसको मैं ऑप्रेस कर रहा हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बस ये कहना कि मुगल पीरियड के अंदर जो लैंड रेवेन्यू था बहुत ज़्यादा था, और ये कहना कि इस टाइम पे कंटेम्प्रेरीली और जो रूलर्स थे, जैसे राजपूत स्टेट हो गया, मराठा स्टेट हो गया, वहाँ पे लैंड रेवेन्यू बहुत रीजनेबल था और बहुत कम था, तो ये कहना गलत है। लैंड रेवेन्यू अंडर मराठाज एंड राजपूत्स वॉज इक्वली हाई एज अंडर मुगल्स। ठीक है, अगर हम राजपूत की बात करें या मराठास की बात करें तो वहाँ पे भी लैंड रेवेन्यू जो था वहाँ पे जो पेजेंट फेस कर रहा था वो ऑलमोस्ट सिमिलर था जो मुगल्स के अंदर वो फेस कर रहा था पेजेंट। ठीक है, तो ये कहना कि मुगल्स के अंदर जो पेजेंट था वो बहुत दुखी था, परेशान था, और जो पेजेंट क्लास थी राजपूत के अंदर या मराठास के अंदर या और किसी इंडियन स्टेट के अंदर वो बहुत खुश थी, तो ये गलत है। पेजेंट्स वर इक्वली ओप्रेस्ड एवरीवेयर। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि इन जनरल अगर देखा जाए कुछ एक्सेप्शंस को हटा के कॉर्डियल कल्चरल एंड सोशल रिलेशंस मेंटेन हुए थे हिंदूज और मुस्लिम अपर क्लास के बीच में। ऑल्दो औरंगजेब के टाइम पे ये चीज़ थोड़ी बदल गई थी क्योंकि औरंगजेब ने कुछ उसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ की वजह से, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। उसके अलावा अगर हम बात करें इन जनरल हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो अपर क्लास रिलेशंस थे, चाहे वो कल्चरल रिलेशंस हों, चाहे वो रिलीजियस रिलेशंस हों या फिर सोशल रिलेशंस हों, वो सब जो थे अच्छे, इन जनरल दे वर कॉर्डियल। ठीक है, तो इसके साथ हमारे जो है 2 टॉपिक्स या 2 कॉजेज़ खत्म हो जाते हैं। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट कॉज पर चलते हैं। सबसे पहला कॉज हमने देखा था औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। ठीक है, उसमें मराठा पॉलिसी देखा था, राजपूत पॉलिसी देखा था और पेजेंट अपराइजिंग देखा था। दूसरा कॉज हमने देखा था औरंगजेब की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, उसमें हमने जिजिया के बारे में देखा था, फिर हमने पिलग्रिम टैक्स देखा था, फिर और जो अलग अलग चीज़ें थी, हिंदू टेम्पल डिस्ट्रक्शन था, फिर उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे वो देखा था। फिर नेक्स्ट हमने एक टॉपिक डिस्कस किया रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का, जिसमें मैंने आपको बताया कि इक्वली मराठास, हिंदूज, मराठा रूलर्स, राजपूत रूलर्स, मुगल रूलर्स सब इक्वली करप्ट थे और ग्रीडी थे, और ये कहना कि मुगल्स ही बस क्या कहते हैं सफ़र कर रहे थे इन सब डिफेक्ट से, ये गलत है। इसके साथ हमारे 2 कॉजेज खत्म हो जाते हैं एंड वी मूव ऑन टू द थर्ड कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, दैट इज वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, जैसे ही किसी मुगल रूलर या एम्परर की डेथ होती थी, एम्पायर डायरेक्टली या ऑटोमेटिकली सिविल वॉर की सिचुएशन के अंदर चला जाता था। ठीक है, और सिविल वॉर की वजह से एक वॉर ऑफ सक्सेशन होता था कि अब कौन गद्दी पे बैठेगा, कौन थ्रोन पे बैठेगा, कौन सक्सीड करेगा उस मुगल रूलर को जो जिसकी अभी डेथ हुई है। तो उसकी वजह से आपस में नोबल्स और प्रिंसेस जो थे वो आपस में लड़ाई लड़के एक्सट्रीमली फियर्स और डिस्ट्रक्टिव वॉर ऑफ सक्सेशन करते थे। ठीक है, और मैंने इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले क्या था, जो मेन कंटेंडर्स होते थे पावर के, बहादुर शाह से पहले 1712 से पहले जो मेन कंटेंडर्स होते थे पावर के, वो प्रिंसेस होते थे और वो इस्तेमाल करते थे नोबल्स का खुद पोजीशन में आने के लिए। बट ये पिक्चर कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है 1712 के बाद, जब हमको ये देखने को मिलता है कि नोबल्स जो होते हैं, राइट, जो नोबिलिटी क्लास होती है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाती है और वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं इन रॉयल प्रिंसेस का जस्ट एज मियर पॉन्स और पपेट्स। ठीक है, एक पपेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं इन प्रिंसेस का खुद पावर में आने के लिए। ऑल्दो ये ऑफिशियली नहीं बैठ सकते थ्रोन के ऊपर, बट ये किसी भी वीक रॉयल प्रिंस को उठाते हैं और उसको अपनी पावर का इस्तेमाल करके गद्दी पे बिठा देते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली इनके हाथ में आ जाता है, डिसीजन मेकिंग सारी पावर इनके हाथ में आ जाती है। और ऑफिशियली रूल कौन कर रहा होता है, जिस रॉयल प्रिंस को उन्होंने बिठाया होता है थ्रोन के ऊपर। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि वॉर ऑफ सक्सेशन के अंदर हमको देखने को पड़ता है एज सुन एज देयर इज अ डेथ ऑफ अ किंग इट लीड्स टू वॉर ऑफ सक्सेशन, जो बहुत ज़्यादा फियर्स और डिस्ट्रक्टिव होता है एम्पायर के लिए। सिविल वॉर शुरू हो जाती है, छिड़ जाती है प्रिंसेस के बीच में फॉर द थ्रोन। बहुत ज़्यादा ग्रेट लॉस ऑफ मैन एंड प्रॉपर्टी, हर तरह का लॉस होता है एम्पायर को हर चीज़ में। फॉर एग्जांपल इतने सालों से जो कई सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये कि नोबल 1 है नोबल 2 है, ठीक है, इनको ये बीच में आपस में लड़ रहे हैं एम्पायर के लिए, वॉर ऑफ सक्सेशन के बीच में इनमें लड़ाई हो रही है। इसके अंडर लगभग 1000 सोल्जर्स हैं जो कई सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं मुगल आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। इसके अंडर लगभग 1000 सोल्जर्स और हैं, तो ये आपस में लड़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये आपस में लोग जो इतने सालों से ट्रेन किए जा रहे थे, सोल्जर्स जो थे थाउजेंड्स ऑफ ट्रेन सोल्जर्स, ये आपस में लड़ के मर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजह से एम्पायर की आर्मी को और उसको एडमिनिस्ट्रेशन को सफ़र करना पड़ता है। तो देयर इज़ अ ग्रेट लॉस इन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेंड सोल्जर्स मर जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ केपेबल नोबल्स, अगर मान लो ये नोबल जीत गया तो ये नोबल जीत का तो फिर इस नोबल को छोड़ेगा थोड़ी, ये इस नोबल की भी डेथ हो जाती है जो बहुत केपेबल एसेट बन सकता था एम्पायर के लिए। तो हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रेंड सोल्जर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ नोबल्स, उसके बाद कई सारे मिलिट्री कमांडर्स भी, ठीक है, और कई सारे एफिशिएंट नोबल्स एंड ऑफिशियल्स दे वर किल्ड इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। इस लड़ाई के बीच में सबसे ज़्यादा एंड में सफ़र कौन करता है? मुगल एम्पायर, क्योंकि इवेंचुअली ये सब जो थे ये एक एसेट थे एम्पायर के लिए, और आपस में लड़ाई करेंगे तो इसकी वजह से मुगल एम्पायर को सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। जो नोबिलिटी होती है, जो किसी भी एम्पायर की एक बैकबोन होती है, नींव होती है, ठीक है, वो स्प्लिट अप हो जाती है वॉरिंग फैक्शंस के अंदर, जैसे ईरानी तुरानी में बढ़ गए थे, या फिर और भी हमको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। जो नोबिलिटी थी वो और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से, क्योंकि इनको पावर ऑक्यूपाई करनी होती है सबको, ठीक है। एक और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है वॉर ऑफ सक्सेशन का? जो लोकल ऑफिशियल्स होते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लोकल ऑफिशियल्स और चीफटेंस को, कि हम इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके अपनी खुद की पोजीशन को कंसोलिडेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया कि यही चीज़ हमको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फाइनली ये 3 सक्सेशन स्टेट्स बनते हैं, ठीक है, अवध, बंगाल और हैदराबाद, ठीक है। ये 3 स्टेट्स जो थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद के जो स्टेट था, ये क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि शुरुआत में स्टार्टिंग से ही सेमी इंडिपेंडेंट नहीं हो गए थे। स्टार्टिंग में कैसा था कि धीरे धीरे इन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड करनी या कंसोलिडेट करनी या स्ट्रॉन्ग करनी शुरू कर दी अपने रीजन्स के ऊपर। बट धीरे धीरे जब इनको पता लगा, जैसे जैसे वॉर ऑफ सक्सेशन होते रहे या जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होती रही, सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती रही, तो इन्होंने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसने निभाया? ये वॉर ऑफ सक्सेशन का, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जब एम्पायर कंप्लीटली टर्मोइल में था, सब आपस में लड़ाई कर रहे थे, नोबल्स आपस में लड़ रहे थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या फिर इन गवर्नर्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये टाइम उन्होंने इस्तेमाल किया एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर ओन पोजीशंस या टू मेक देयर ओन पोस्ट हेरिडिटरी, कि अपनी खुद की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया और उसको हेरिडिटरी बना दिया कि अब मेरे बाद जो गवर्नर बैठेगा वो सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड नहीं करेगी, मैं सीधा अपने बेटे को ही वहाँ का गवर्नर बना दूंगा। तो उन्होंने धीरे धीरे इन पोस्ट को अपनी पोजीशन होल्ड करनी शुरू करी और उन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को या उस जगह को हेरिडिटरी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं दैट मैनी लोकल ऑफिशियल्स यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशन, ठीक है, एंड मेड देयर ऑफिसेस हेरिडिटरी एंड कार्व्ड आउट सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और धीरे धीरे अपने आप को अलग करना शुरू कर दिया मुगल अथॉरिटी से या सेंट्रल अथॉरिटी से, ठीक है। इसके साथ हमारा थर्ड कॉज भी खत्म हो जाता है, वॉर ऑफ सक्सेशन। नेक्स्ट कॉज हमारा आता है जो हम डिस्कस करेंगे, वीक लेटर मुगल्स, ठीक है, कि जो लेटर मुगल्स की हम बात करते हैं, लेटर मुगल्स की अगर हम बात करते हैं तो इन जनरल हम बात कर रहे हैं औरंगज़ेब के बाद वाले, पोस्ट औरंगज़ेब मुगल रूलर्स जो थे, उनके बाद जो रूलर्स आए थे उनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं। ये जो लेटर मुगल्स थे ये बहुत ज़्यादा वीक विल्ड थे और इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव थी, ठीक है। अब आपको ये वाली बात पता होना चाहिए, जब भी हम बात करते हैं अगर मोनार्की की या फिर ऐसी गवर्नमेंट की जहाँ पे डिक्टेटरशिप काम करती है, तो वहाँ पे सारी की सारी पावर जो होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक सिंगल पॉइंट के अंदर, एक सिंगल हैंड में, ठीक है। जो रूलर होता है या जो डिक्टेटर होता है, जो एम्परर होता है, सारी की सारी पावर उसके हाथ में होती है, ठीक है। और अगर वो सेंटर ऑफ पावर वो खुद ही ख़राब हो, इसकी वजह से एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सफ़र करना पड़ता है। अगर हम इसको कंपेयर करें किसी ऐसी रेजीम से, ऐसी गवर्नमेंट से जहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है, जहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है, फॉर एग्जांपल ABCD 4 रूलर्स रूल कर रहे हैं, या डेमोक्रेसी की बात करो कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स रूल कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है। अगर एक इंसान की पर्सनालिटी ख़राब निकल भी जाए फिर भी वो 3 संभाल सकते हैं,
बट हम अगर ऐसी पावर की बात करें, ऐसी रिजीम की बात करें जहाँ पे एक इंडिविजुअल के अंदर ही सारी पावर है, जहाँ पे सारी की सारी पावर या डिसीजन मेकिंग पॉलिसी एक इंडिविजुअल के पास ही है, एक रूलर के पास ही है, जैसे हम मुगल अथॉरिटी के अंदर देखते हैं, जो मुगल एम्परर जो रोल प्ले करता है, सारी पावर उसके खुद के इंडिविजुअल हैंड्स में, और अगर वही खराब हो गया तो एम्पायर को बचाने के लिए और कोई है नहीं, क्योंकि देर इज़ नो पावर शेयरिंग, सारी की सारी पावर उसके इंडिविजुअल हाथों में। इन केस अगर डेमोक्रेसी होती है, ऐसी होती है जहाँ पे पावर डिवाइड हो जाती, शेयर होती, इसकी वजह से अगर कोई इंसान खराब भी निकल जाता तो और लोग जो थे, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी थी कि एम्पायर को या फिर स्टेट को बचाया जा सकता था। तो सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट मोनार्की, द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ द रूलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या ऑफ द किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडिविजुअल राजा की पर्सनैलिटी होती है, खासकर एक मोनार्की के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर भी, हर जगह पे वो इंपॉर्टेंट होती है, बट खासकर एक मोनार्की के अंदर उसकी पर्सनैलिटी और उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वही ख़राब हो गया तो एम्पायर इज़ बाउंड टू डिके। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वीक लेटर मुगल्स के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं दैट मुगल एम्पायर कुड हैव बीन सेव्ड। मुगल एम्पायर को उसके डिसइंटीग्रेशन से, उसके डीके से सेव किया जा सकता था अगर थ्रोन के ऊपर औरंगजेब के बाद एबल, फार साइटेड और अच्छे डिप्लोमेटिक और स्ट्रॉन्ग रूलर्स बैठते तो, बट ऐसा था नहीं असली में। ठीक है, मुगल एम्पायर कुड हैव बीन सेव्ड इफ एबल, फार साइटेड एंड एनर्जेटिक रूलर्स वुड हैव सैट ऑन थ्रोन, बट अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद शाह के बाद फाइनली, क्योंकि 1707 में औरंगजेब था, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रूलर था, उसके बाद बहादुर शाह बैठा था बस 5 साल के लिए, और वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं एक एनर्जेटिक और केपेबल रूलर। बट उसके बाद से जो भी सारे रूलर्स थे, जहांदार शाह हो गया, फारूक सियार हो गया, मोहम्मद शाह हो गया, ठीक है, इसके बाद जो सारे और रूलर्स लेटर मुगल्स आए, वो सब जो थे बहुत ज़्यादा वीक विल्ड थे, हम कह सकते हैं वो वर्थलेस थे और लग्जरी लविंग थे। ठीक है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अय्याशी में डूबे हुए थे। हम कह सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी सूटेड नहीं थी एक मुगल एम्पायर को रूल करने के लिए। ठीक है, बट ये जो फैक्टर है, दिस फैक्टर ऑफ वीक लेटर मुगल्स शुड नॉट बी ओवर स्ट्रेस्ड, ये वाला फैक्टर को भी हमको ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के बारे में, जब हम औरंगजेब की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट तो है, बट इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मैंने 3 रीजन दिए थे। सबसे पहले मैंने बताया था कि ये उसने लेटर पार्ट ऑफ द रेन में अपनाया था, कि उसने हमेशा से ये वाली पॉलिसी नहीं अपनाई थी। दूसरा, हमने देखा था कि औरंगजेब के जाने के बाद जो और रूलर्स आए थे उन्होंने उसकी नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दिया था। ठीक है, इन रीजन्स की वजह से रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। ऑन द सेम लाइन्स जो वीक लेटर मुगल्स की हम बात कर रहे हैं कि ये फैक्टर इंपॉर्टेंट था या एक डोमिनेंट फैक्टर था, सिग्निफिकेंट फैक्टर था मुगल एम्पायर्स के डिक्लाइन के लिए, इस फैक्टर को भी हमको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं औरंगजेब का। अब औरंगजेब ना तो वीक रूलर था और ना ही डिजेनरेट था। हम कह सकते हैं कि औरंगजेब ने कुछ गलतियां करी अपनी रिलीजियस स्फेयर के अंदर या फिर कुछ और पॉलिसीज़ के अंदर, मराठा पॉलिसी में, राजपूत पॉलिसी में, बट इन जनरल वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एबल रूलर था। बट फिर भी उसके एम्पायर के अंदर, उसके रेन के अंदर एम्पायर डिटीरियोरेट हुआ ना, तो ये कहना कि बस जो मुगल एम्परर है उसके ख़राब होने की वजह से एम्पायर ख़राब होता है, ये गलत है। ठीक है, बिकॉज औरंगजेब ही वॉज नीदर वीक नॉर डिजेनरेट, बहुत एबल रूलर था। ठीक है, एक सिंपल और बिल्कुल ऑस्टियर लाइफ जीता था। ठीक है, वो बिल्कुल भी वाइसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, बट फिर भी जो है उसके टाइम पे एम्पायर डिटीरियोरेट करता है। तो ये कहना कि बस वीकनेस ऑफ द रूलर इज इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट फॉर द डीके ऑफ एम्पायर इज रॉन्ग, ये कहना गलत है। ठीक है, औरंगजेब के पास ही नीदर डिडंट लैक द कैरेक्टर नॉर द एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी भी थी और कैरेक्टर भी था, बट उसके पास कुछ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंसाइट नहीं था। वो एक ज़्यादा फार साइटेड रूलर नहीं था जिसने रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की वजह से अपने एम्पायर को डैमेज करना शुरू कर दिया। उसकी पर्सनैलिटी नहीं, बट उसकी पॉलिसीज़ की वजह से हम देखते हैं कि उसकी जो एम्पायर था वो डीके होना शुरू कर देता है उसके रेन के अंदर। ठीक है, आपको समझ आ गया ये वाला पॉइंट वीक लेटर मुगल्स का, किस तरह से एक जो एम्परर होता है उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मोनार्की के अंदर, और अगर वही ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से एम्पायर को सफ़र करना पड़ता है, जैसे लेटर मुगल्स के साथ था। ठीक है, वर्थलेस थे, वीक विल्ड थे, काम नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा फ्लैटरी में आ जाते थे और स्पेशली लग्जरी लविंग थे। ठीक है, इसके साथ हम ये वाला लेक्चर कंप्लीट करते हैं। जो हम नेक्स्ट आगे कॉजेज कंटिन्यू करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।